हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको आज भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का कुछ प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो डिक्लेयर हो चुका है। और वो कब है दोस्तों? वो है 5 सितंबर को। कब है वो? 5 सितंबर को। तो दोस्तों दिन बहुत दूर नहीं है ये, इसलिए अब इधर क्या है, प्रैक्टिस सेट भी आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए और जो भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा उसको भी साथ साथ देखते रहिए और अपने से भी खुद पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। तो दोस्तों इसमें बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों 49 क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है जो आपका, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ, यानी कि कब से लागू है भारतीय सुखाचार अधिनियम। तो दोस्तों ये लागू है आपका 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई दोस्तों ये 1882, यानी कि सी विकल्प आपका सही है, ये गलत है बी वाला। 1 जुलाई 1882 ये आपका सही विकल्प है। और दोस्तों बता दें कि ये पारित कब हुआ दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए 1 जुलाई 1882 से तो ये प्रवृत्त है, यानी प्रभाव में आया है, और पारित हुआ ये 17 फरवरी आपका 1882 में यह पारित हुआ। 17 फरवरी 1882 को यह पारित हुआ। इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें कुल दोस्तों जो है आपका, इसमें जो है टोटल 6 अध्याय हैं। कितने हैं? टोटल 6 अध्याय हैं इस अधिनियम में। भारतीय सुखाचार अधिनियम में कुल 6 अध्याय हैं। और धाराओं की अगर बात करें दोस्तों, तो धाराएं इसमें हैं आपकी 64, यानी कि 64 सेक्शन इसमें हैं। तो आगे दोस्तों अगला प्रश्न, वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान होती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? वह कहलाती है अधिष्ठायी संपत्ति। ठीक है, वह कहलाती है अधिष्ठायी संपत्ति। तो दोस्तों अधिष्ठायी संपत्ति का मतलब है डोमिनेंट जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है अधिष्ठायी संपत्ति। ठीक है, यानी इसको कहते हैं डोमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका तीसरा, वह भूमि कहलाती है जिस पर भार अधिरोपित होता है, वह कहलाती है आपकी अनुसेवी संपत्ति, यानी सर्वियांट प्रॉपर्टी वो कहलाती है। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, वह सुखाचार जिसका उपभोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रहता है या रह सकता है वह कहलाता है क्या दोस्तों? वो सतत आपका सुखाचार कहलाता है, यानी कि कंटिन्यूअस ईजमेंट कहलाता है वो। अगला है दोस्तों, वह सुखाचार जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है वह कहलाता है दोस्तों आपका असतत। ठीक है, वो कहलाता है असतत सुखाचार। ठीक। अब असतत सुखाचार का मतलब डिसकंटिन्यूअस जो है ईजमेंट आपका वो कहलाता है, जो जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वह सुखाचार जिसका अस्तित्व स्थायी चिन्ह से दर्शित होता है उसे कहते हैं, वह सुखाचार जिसका अस्तित्व स्थायी चिन्ह से दर्शित होता है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रकट सुखाचार, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रकट सुखाचार, यानी अपीरेंट ईजमेंट हम उसको कहते हैं। पड़ोसी द्वारा बाधा डाले बिना खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने का खाके गृह से संलग्न अधिकार कहलाता है। तो यह कहलाता है क्या आपका? ये सतत अधिकार सुखाचार, यानी कंटिन्यूअस जो है आपका ये ईजमेंट कहलाता है। अगला है, चिरभोग द्वारा सुखाचार अर्जित करने की शर्त नहीं है। तो इसमें जो है आपका क्या विकल्प सही है? पहला दिया है उपभोग शांतिपूर्ण हो, सुखाधिकार प्रत्यक्ष हो, सुखाधिकार अप्रत्यक्ष हो, उपभोग अधिकार के रूप में हो। तो इसमें दोस्तों पूछा चिरभोग द्वारा सुखाचार अर्जित करने की शर्त नहीं है, तो इसमें कौन सी शर्त नहीं है? तो इसमें है आपका विकल्प जो है आपका ये सी है, सुखाधिकार जो है अप्रत्यक्ष हो। यह जो है चिरभोग द्वारा सुखाचार अर्जित करने की जो अनिवार्य शर्तें होती हैं वह ये नहीं है। ठीक। अगला है, चिरभोग द्वारा सुखाधिकार अर्जित करने के लिए दावा किए गए अधिकार का कम से कम कितने वर्षों तक उपभोग किया गया हो। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है 20 वर्ष, कम से कम किया गया हो 20 वर्ष। लेकिन अगर वहीं वो संपत्ति अगर सरकार की है तो वह 30 वर्ष तक होना चाहिए, 30 वर्ष तक।
आगे भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की किस धारा में पट्टाकर्ता या बंधककर्ता के बारे में उल्लेख है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका सेक्शन 10 यानी सी विकल्प सही है। इसी में आपका पट्टाकर्ता बंधककर्ता के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की किस धारा में चिरभोग द्वारा अर्जन का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों सेक्शन 15 में, यानी कि आपका विकल्प बी सही है। अगला है, वह संपत्ति जिस पर चिरभोग अर्जन करने का दावा किया गया हो वह सरकार की है तो उसका कितने वर्षों तक उपभोग किया गया हो। हमने इसके पहले ही इसका आंसर बता दिया है दोस्तों, लेकिन इसमें आप भी जान लीजिए कि इसका उत्तर जो है आपका यह है 30 वर्षों तक होना चाहिए अगर सरकार की संपत्ति है। सामान्य संपत्ति 20 वर्ष तक किसी व्यक्ति की। अधिष्ठायी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्तन या परिवर्धन करके सुखाधिकार में वृद्धि कर सकता है। मतलब क्या अधिष्ठायी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्तन या परिवर्धन करके सुखाधिकार में वृद्धि कर सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं कर सकता। वो क्या आंसर है? नहीं कर सकता। किसी भूमि से गुजरने मात्र का अधिकार सुखाधिकार नहीं है किस बाद में कहा गया है? तो यह कहा गया दोस्तों आपका श्रीमती चाही बनाम राजेंद्र सिंह, यानी विकल्प आपका बी सही है ये। अगला, भारतीय सुखाचार अधिनियम की किस धारा में रूढ़िक सुखाचार का उल्लेख किया गया है? तो यह दोस्तों इसमें आपका विकल्प जो सही है इसका विकल्प सी सही है, यानी सेक्शन 18 में रूढ़िक सुखाचार के बारे में बात किया गया है। अगला, उपभोग का ढंग परिवर्तित करने का सीमित अधिकार किसे प्राप्त है? उपभोग का ढंग परिवर्तित करने का सीमित अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें दोस्तों जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प बी अधिष्ठायी स्वामी को। अगला प्रश्न है, सुखाचार का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार कहलाता है। इसमें विकल्प पहला है सहायक अधिकार, दूसरा है समानुषंगिक अधिकार, तीसरा है अनुषंगिक अधिकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है विकल्प आपका है वो विकल्प बी समानुषंगिक अधिकार वो कहलाता है। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सुखाचार के परिरक्षण के लिए आवश्यक संकर्म का सन्निर्माण या मरम्मत करने में उपगत व्ययों का दायित्व किस पर होता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प आपका बी, यानी किस पर होता है मरम्मत का दायित्व? वह अधिष्ठायी स्वामी पर होता है। अगला है, अधिष्ठायी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्तन या परिवर्धन करके सुखाचार में सारभूत वृद्धि नहीं कर सकता किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है दोस्तों आपका सेक्शन 29 में, यानी विकल्प आपका सी सही है। सुखाचार के अत्यधिक उपयोग की दशा में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयोग को बाधित कर सकता है। तो कौन बाधित कर सकता है इसमें? तो इसमें बाधित कर सकता है अनुसेवी स्वामी जिसकी संपत्ति पर भार होता है सुखाचार का। अधिष्ठायी संपत्ति में सुखाचार के विघ्न का बाद कौन ला सकता है? तो इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका है विकल्प सी सही। ए और बी दोनों संपत्ति में हित का स्वामी और संपत्ति का अधिभोगी। अगला है, सहारे के साधनों के जिसका अधिष्ठायी स्वामी हकदार है हटाए जाने पर बाद हेतु कब पैदा होगा? तो इसमें दोस्तों आपका सही जो विकल्प वास्तव में नुकसान हो, परोक्ष में नुकसान हो, वास्तव में पर्याप्त नुकसान हो, किसी भी दशा में नहीं। तो इसमें सही विकल्प आपका है विकल्प सी, वास्तव में पर्याप्त नुकसान हुआ हो, या नहीं खाली कहने के लिए। सुखाधिकार के विघ्न को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है किस धारा में प्रावधान है? तो यह दोस्तों किस धारा में प्रावधान है? यह 23 का जो आपका आंसर है वो है सेक्शन 35 में यह प्रावधान किया गया है। यानी कि आपका सुखाचार के विघ्न को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जो है वह जारी किया जा सकता है, 35 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है, सुखाधिकार का अंत कितने समय यानी वर्षों तक अनुपयोग होने पर हो जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है इसका 24 का सी, यानी 20 वर्षों तक, यानी 20 वर्षों तक। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में सुखाचार को परिभाषित किया गया है? तो यह दोस्तों आपका परिभाषित किया गया है सेक्शन जो है आपका 4 में परिभाषित किया गया है। ठीक।
अब दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका आता है वो आता है 26 का द्वारा आने जाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि की सतह पर जनता को अधिभोग का अधिकार प्रदान करना सुखाचार है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प बी यानी नहीं है। इसमें का द्वारा आने जाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि की सतह पर जनता को अधिभोग का अधिकार प्रदान करना क्या सुखाचार है, तो यह नहीं है। अगला दोस्तों जो आपका है क्वेश्चन नंबर 27, वह क्या कहता है, क्या स्थावर संपत्ति के प्रत्येक स्वामी को उसकी स्थिति से उद्भूत प्राकृतिक फायदों का अन्य द्वारा विघ्न के बिना उपभोग करने का अधिकार है। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों वो है ए, यानी कि हाँ उनको ऐसा अधिकार है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में पट्टेदार का उल्लेख किस धारा में है। तो पट्टेदार का उल्लेख जो किया गया है वो धारा 11 में किया गया है। विकल्प बी सही है। निम्नांकित में से कौन धारा 17 के अनुसार चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प आपका डी, यानी उपरोक्त सभी विषय वस्तु या संपत्ति का पूर्णतः विनाशकारी होना, जमीन के खुले स्थान के लिए प्रकाश या वायु का अधिकार, तलवर्ती जल को जलधारा में नहीं है, जो जलधारा में नहीं है। उपरोक्त सभी इसमें सही है। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 30, अनुदान द्वारा सुखाचार किस वाद से संबंधित है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प बी, निर्मल दास बनाम पंचानन बनर्जी, इस वाद से संबंधित है अनुदान द्वारा सुखाचार। किस वाद में सुखाचार संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। तो सुखाचार संबंधी जो है दोस्तों अधिकार प्रदान किया गया है, इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, सरस्वती बनाम यस गणपति। भारतीय सुखाचार अधिनियम की किस धारा में सुखाचारों का निर्वापन का प्रावधान है। तो ये जो दोस्तों आपका सही विकल्प है इसमें है आपका विकल्प 37, यानी आपका सेक्शन 37 विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुसेवी स्वामी के अधिकार के विघटन द्वारा निर्वाचन का अपवाद है। तो इसमें सही विकल्प आपका है बंधक करता, यानी विकल्प ये सही है। जब अधिष्ठायी स्वामी सुखाचार के अनुसेवी स्वामी के पक्ष में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से निर्मुक्त कर देता है तो निर्वापन जो होता है दोस्तों वह क्या हो जाता है, माने उसका हो निर्वापन हो जाता है। विकल्प ये सही है। जब अधिष्ठायी स्वामी सुखाचार के अनुसेवी स्वामी के पक्ष में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से निर्मुक्त कर देता है तो उसका निर्वापन हो जाएगा। अगला है, भारतीय सुखाचार अधिनियम की किस धारा में निर्मुक्ति द्वारा निर्वापन का उल्लेख है। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प जो है वो है आपका सेक्शन 38, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की उस धारा को बताइए जिसमें प्रतिसंहरण द्वारा निर्वापन का उल्लेख है। तो इसमें आपका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, यानी 39 में प्रतिसंहरण द्वारा निर्वापन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है, जहाँ सुखाचार सीमित कालावधि के लिए अधिरोपित किया गया है वहाँ कालावधि की सीमित या विघटनात्मक शर्त के घटित होने पर निर्वापन जो है दोस्तों वह क्या होगा, वह हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि विकल्प बी सही, अगर मान लीजिए जहाँ सुखाचार सीमित कालावधि के लिए अधिरोपित किया गया है और वह कालावधि की समाप्ति पर जो है वह शर्त घटित होने पर निर्वापन उसका हो जाएगा। सुखाचार किसी भी समय और किन्हीं भी परिस्थितियों में किसको फायदाप्रद नहीं रहता तो वह निर्वापित हो जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका विकल्प ए सही है। अधिष्ठायी स्वामी को जब उसका फायदाप्रद उपयोग नहीं है तो उसका निर्वापन हो जाता है। सुखाचार का निलंबन का उल्लेख भारतीय सुखाचार अधिनियम की किस धारा में है। तो इसका उल्लेख दोस्तों है 49 में से। आपका विकल्प जो सही है वह विकल्प सही है आपका सी, सेक्शन 49। अनुज्ञप्ति का उल्लेख भारतीय सुखाचार अधिनियम में कहाँ है। तो ये जो दोस्तों दिया गया है वह है आपका धारा 52 अध्याय 6 में अनुज्ञप्ति के बारे में, लाइसेंस के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुज्ञप्ति का अनुदान हो सकता है। तो अनुज्ञप्ति का अनुदान जो है दोस्तों वो हो सकता है अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों हो सकता है, यानी विकल्प आपका बी सही है। अगला है, अनुज्ञप्ति कौन प्रतिसंहरणीय कर सकता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ए, यानी कि अनुदानकर्ता जो है इसका प्रतिसंहरण कर सकता है।
अगला, अनुज्ञप्ति के निरसन से पूर्व नोटिस देना जो है क्या आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, तो उसकी नोटिस देना है आवश्यक है दोस्तों। अगला है जो 44, सुखा बेदखली पर अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार से संबंधित धारा है। तो यह धारा संबंधित है दोस्तों ए यानी 64 इसका है, इससे संबंधित बेदखली पर अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार से संबंधित धारा 64 है, विकल्प आपका ए सही है। सुखाधिकार का अधिकार है, यह कैसा अधिकार है दोस्तों, यह अधिकार आपका लोकलक्षी अधिकार है। यह कैसा है, लोकलक्षी अधिकार है। यह आने जाने के प्रयोजन के लिए भूमि की सतह पर जनता को अधिभोग का अधिकार प्रदान करना है। तो यह कैसा है, यह सुखाधिकार नहीं है, विकल्प बी आपका ये सही है। अर्ध सुखाधिकार परिभाषित है, तो अर्ध सुखाधिकार कहाँ परिभाषित है, यह परिभाषित है सेक्शन जो है आपका 13 में, यानी विकल्प बी आपका सही है। सरकार के विरुद्ध चिरभोग द्वारा सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा 30 वर्षों तक उपभोग करने पर, यानी कि आपका विकल्प भी सही है। अगला, सुखाधिकार का हस्तांतरण होता है, तो सुखाधिकार का हस्तांतरण संपत्ति के साथ साथ होता है। कैसे, संपत्ति के साथ साथ होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप पुराने वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखते रहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, जो भी थ्योरी है उसको भी देखते रहते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उसको भी जाकर के आप देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।